नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज प्रियम्बल के बारे में, जिसे आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एन ए पालखियावाला इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड बोला था, प्रियम्बल को एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पूरा अच्छे तरीके से जानना है 10 मिनट में, ठीक है, तो आपको एक बार अगर प्रियम्बल पढ़ लोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का थीम क्या है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, okay, justice for social, economic and political justice, okay, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Next, equality of status, opportunities and to promote among them all equality, fraternity, assuring dignity of individual and the unity and integrity of nation. Okay, in our constitution assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा रेडी हो गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनके बारे में जानेंगे। और आज जानेंगे व्हाट इज द स्टेट एंड नेशन। क्या अपना इंडिया एक नेशन है या एक स्टेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड अ नेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सोवर्जन मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी मतलब इसके ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, इंडिया इज अ सोवर्जन नेशन है, इंडिया इज अ सोवर्जन नेशन, सोवर्जन स्टेट। ठीक है, इंडिया इज अ सोवर्जन स्टेट। अब देखिए, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया अपना कोई भी डिसीजन हो, या तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, ये खुद ले सकता है। फॉर एग्जांपल कोई होता है ना सबऑर्डिनेट, जो पहले डोमिनियन स्टेटस का मांग चल रहा था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मांग चल रहा था। ठीक है, बिफोर 26 जनवरी 1930 जो डोमिनियन स्टेटस का मांग चल रहा था, इसका मतलब अपना देश सोवर्जन नहीं रहेगा, इसके ऊपर रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश जो हिज मैजेस्टी जो किंग है वहां पर, वो रहता है इसके ऊपर। मतलब इंडिया सोवर्जन नहीं रहता। अब सोवर्जन का मतलब यही है कि इंडिया इज अ सोवर्जन कंट्री, इंडिया अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सकता है। अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट को इंडिया में लाना हो तो इसे किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं, इंडिया खुद वो स्टेट अक्वायर कर सकता है। अगर टेरिटरी है उसको खुद ही अक्वायर कर सकता है, ठीक है, इंडिया किसी के ऊपर, किसी भी नेशन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकता है बिना किसी की परमिशन के लिए। इंडिया कहीं पे भी पीस एस्टेब्लिश कर सकता है विदाउट एनीवन्स परमिशन। ठीक है, अभी देखिए सोवरेनिटी मतलब ऊपर को होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है, कॉमनवेल्थ नेशन में जो ब्रिटिश का जो किंग है वो हेड होता है, इंडिया इसके अंडर है लेकिन एज अ मेंबर है। ठीक है, इंडिया जब चाहे तब कॉमनवेल्थ से निकल सकता है, इंडिया की मर्जी, इंडिया जब चाहे तब कॉमनवेल्थ से निकल सकता है। इंडिया वैसे तो यूएन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन ये नहीं कि इसका जो डिसीजन रहेगा ये इंडिया के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। इंडिया जब भी चाहे इससे निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक सोवर्जन स्टेट है, इंडिया एक सोवर्जन नेशन है, उससे कभी भी निकल सकता है। ठीक है, अपना ब्रिक्स हो गया, ये मेंबर ग्रुपिंग है। ठीक है, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ स्टेट है जैसे
जैसे अपना हो गया न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। न्यू कैलिडोनिया में ऐसा सिस्टम है, जैसे यहाँ के लोग जो है, यहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे इनका खुद का गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है खुद का। बट इसका जो हेड है ये फ्रांस है, इसका जो हेड है वो फ्रांस है। न्यू कैलिडोनिया को कहीं भी अगर कि कहीं पे वॉर हो गया, कहीं पे वॉर डिक्लेयर करना, कहीं पे पीस या किसी ग्रुपिंग का मेंबर बनना, अगर कल न्यू कैलिडोनिया अगर बोले कि मुझे ब्रिक्स का मेंबर बनना है तो नहीं बन सकता जब तक फ्रांस इसको परमिशन ना दे दे, ठीक है। जब तक फ्रांस इसको परमिशन ना दे दे तब तक ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन में, तो ये होता है अपना सोवरजन नेशन, ठीक है। सोवरेनिटी मतलब खुद का डिसीजन लेने की सहायता कर। और इंडिया 15 अगस्त 1947 से ही एक सोवरजन नेशन है। इंडिया एक सोवरजन नेशन है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है अपना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। एक होता है अपना मार्क्सिस्ट का जो सोशलिस्ट है ना, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जिसे हम कम्युनल सोशलिज्म बोलते हैं, कम्युनल सोशलिज्म, ठीक है। कम्युनल सोशलिज्म भी इसको बोलते हैं, कम्युनल सोशलिज्म, जिसको मोस्टली रशिया, चाइना, जो कम्युनिस्ट नेशन इन्होंने अडॉप्ट किया। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट का अर्थ क्या होता है? सोशलिस्ट का अर्थ होता है कि देखिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैन हो गया, लेबर हो गया, अपना लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल ऑनर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म का अर्थ वही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑल आर ओनर, सब ओनर है, ठीक है। जैसे कम्युनलिज्म में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन अपना सोशलिज्म के बेस पे ही हुआ था। रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये अपना सोशलिज्म के बेस पे ही हुआ था। यहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट का ये हुआ, जन्म हुआ, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट। अब मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट क्या है? देखिए मार्क्स ने अपना बुर्जोसिस वर्सेस प्रोलेटेरिएट का बताया था, प्रोलेटेरिएट का बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोलेटेरिएट कौन है? वही हो गया फार्मर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ठीक है। नॉर्मल जो लोग हैं प्लांटर्स हो गए, और भी जो अलग अलग ये डाइवर्स वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉमन मैन हो गए, ये सब प्रोलेटेरिएट है, ठीक है। अब यहाँ पे बुर्जोसिस कौन होता है? ये अपना बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और अपना क्या होते हैं? बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, एलाइट ग्रुप हो गए, एलाइट ग्रुप नोबल्स हो गए, एलाइट नोबल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम या प्रॉपर्टी, इनको ये ओन करते हैं। किसी भी आप देश में जाओगे ना तो ये ओन करते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। लेकिन मार्क्स बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट है ऑफ अ नेशन, इसका सभी लोग एज अ फार्मर, पीजेंट, ये सब उसके ये रहते हैं, ठीक है, ये सब उसके ये ओनर रहते हैं, बोलते हैं ना ऑल आर ओनर। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था अपना मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बेस पे, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था अपना मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बेस पे। अब कम्युनल सोशलिज्म भी एक चीज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में फर्क समझिए, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब अपना लेजर फेरी होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्री इकोनॉमी चलता है, फ्री इकोनॉमी, ठीक है। अब कम्युनलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे लेजर फेरी नहीं है, यहाँ पे स्टेट ओनर रहता है, स्टेट ओनर रहता है। जैसे रशिया में
मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस वगैरह हो गया, यहाँ पे जो स्टेट है ये ओनर है, ठीक है, स्टेट का ही सब बिजनेस है, स्टेट ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, ठीक है, स्टेट ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। और कैपिटलिज्म में फ्री इकोनॉमी चलता है, कैपिटलिज्म में फ्री इकोनॉमी चलता है, लेजेस फेरी पॉलिसी चलता है, लेजेस फेरी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यहाँ पे ये मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका अर्थ ये है कि इंडिया कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है, सोशलिज्म को फॉलो, ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ठीक है, सोशलिज्म। यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टेट ओनर है ना, और यहाँ पे फ्री इकोनॉमी, मतलब हर कोई बिजनेस ओनर जो है, बिजनेस ओनर जो अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा है वो ओनर है। अब यहाँ पे देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन जहां पे कैपिटलिज्म ज्यादा बूस्ट हो जाता है वहां से रिसोर्सेस लेके ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो कॉमन मैन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहां पे स्टेट अपना रोल प्रमोट करता है, रोल ऑफ स्टेट बढ़ता है, जहां पे स्टेट पॉलिसीज लेके आते हैं, ठीक है, ताकि जो पॉवर्टी को हटा सके, ओके, पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। और स्टेट कैपिटलिज्म में इनको फोर्स करते हैं थ्रू CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे कंपनीज को अपना 2% ऑफ प्रॉफिट का सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगाना है। अगर देखिए, अगर मिक्स इकोनॉमी नहीं होता तो स्टेट तो अपना प्रॉफिट निकाल लेता, प्रॉफिट निकाल को ये सोसाइटी को डेवलपमेंट में नहीं करता, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से गवर्नमेंट कंपनी को भी हाँ रेगुलेट करती है और अपना रोल, जैसे पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी ये सबको हटाने में भी काम करता है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ओके, इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ओके। नेक्स्ट सेक्युलर, देखिए सेक्युलर का अर्थ देखिए, सेक्युलर जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। लेकिन इससे पहले भी वर्ड सेक्युलर, अपना इंडिया सेक्युलर नेशन था। सेक्युलर में यहाँ मतलब क्या होता है, अपना सेक्युलर नेशन में ये होता है, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, और एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलर, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ओके। अब देखिए सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है, मतलब देखिए स्टेट इज अ सेक्युलर, मतलब स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, स्टेट खुद नहीं बोलेगा कि हम ये इस धर्म को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर टोटल 57 इस्लामिक नेशन, ठीक है, इसमें पाकिस्तान आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, यूएई आ जाता है, ईरान आ जाता है, ये सब इस्लामिक नेशन है, मतलब इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि हम इस्लामिक नेशन है। बट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हम हिंदुओं का देश है या फिर किसी और का देश है, ठीक है, ये इंडिया ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए इंडिया सेक्युलर है। इंडिया में एवरी टाइप ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं और इंडिया हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी रिलीजन, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट हर एक धर्म को एक समान देखता है। अब यहाँ पे आता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में क्या है कि देखिए, देखिए अपना आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, यहाँ पे
हर एक को राइट है, ये अपना फंडामेंटल राइट है, हर एक को राइट है कि वो अपना धर्म ये प्रमोट कर सके, अपना धर्म अपना फेथ को एक्सप्रेस कर सके। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में क्या है, जैसे अपने इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, इस्लाम का ये फेस्टिवल होता है, इस्लाम में क्या क्या होता है, अलग अलग फेस्टिवल होता है, बकरीद वगैरह होता है, फिर हिंदू धर्म में बहुत से फेस्टिवल होते हैं। तो सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम अपने धर्म को प्रमोट करो, तुम अपने धर्म को एक्सप्रेस करो, ठीक है, लेकिन सरकार का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रोल ही है, सरकार सबको बोलता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, धर्म ये करो, ठीक है, धर्म को फॉलो करो, ठीक है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। लेकिन ये एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फ्रांस में है कि तुम्हारा धर्म है, धर्म को बाहर लेके मत आओ। तुम्हारा अगर धर्म है, कोई अगर ये मोर्चा निकालना है धर्म के ऊपर, तो उसको घर के अंदर करो। स्टेट एक सेक्युलर नेशन है और हम प्रमोट नहीं करते, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, जस्टिस लिबर्टी ये सब नहीं देते। तो फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस नेगेटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। मतलब फ्रांस बोलता है कि आप अपने धर्म को बाहर प्रचार नहीं कर सकते, स्टेट का कहीं पे रोल नहीं रहेगा धर्म को प्रचार करने में, आप स्टेट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि फ्रांस बिलोंग टू इस्लामिस्ट, ठीक है, हालांकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है इस्लामिस्ट का, ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। मतलब स्टेट और रिलीजन पूरा अलग है। स्टेट फ्रांस विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, फ्रांस विल नॉट प्रमोट इस्लाम, फ्रांस विल नॉट प्रमोट इस्लाम नॉर क्रिश्चियनिटी, फ्रांस विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ओके। अब इंडिया में है, इंडिया बोलता है हम प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो आपको प्रमोट करना है तो आप कर सकते हो, आपका धर्म है, आप प्रमोट कर सकते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19 वहां बोलता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने धर्म की बातें कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना फेथ है ओपनली बता सकते हैं, अपना फेथ ओपनली बता सकते हैं, ओके। सो दिस आर सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, ओके। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेटिक अपना इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया इज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक नेशन, ओके। अब देखिए डेमोक्रेटिक कितने टाइप का होता है, एक अपना डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी बाय द पीपल मतलब पब्लिक जो है, जो जनता है, वही डेमोक्रेसी, वही हेड है, वही मेन मालिक है। ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी मतलब जनता का ही राज चलेगा, जनता का ही राज चलेगा। फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए राज चलेगा, ये है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन से डेमोक्रेसी आते हैं उसे बात करेंगे, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन सा है, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अपना रेफरेंडम आता है, रेफरेंडम आता है, इनिशिएटिव आता है, प्लेबिसाइट आता है, ठीक है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल, ओके। अब देखिए रेफरेंडम का अर्थ क्या होता है, रेफरेंडम में अर्थ होता ये है कि अगर स्टेट कोई भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी का एग्जांपल लेते हैं, स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लेते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नेशन है। मतलब यहाँ पे अगर स्विट्जरलैंड को कोई लॉ पास करना है, स्विट्जरलैंड को कोई लॉ पास करना है तो इसको अपने जनता से पूछना पड़ेगा, हर एक जनता से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ये लॉ लेके आए, ठीक है। वही रेफरेंडम में पब्लिक बोलेगी, ठीक है, पब्लिक वोटिंग करेगी, यस या नो। जितने भी पब्लिक है सब के सब जो वोटिंग लिस्ट में आते हैं सब के सब बोलेंगे यस या नो। अगर ये मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यस बोला तो ही वो लॉ बनेगा, वरना लॉ नहीं बनेगा।
इनिशिएटिव का अर्थ क्या है? अगर सरकार कोई नियम नहीं लेके आ रही तो पब्लिक खुद उसके ऊपर डिस्कस करके, ठीक है, स्टेट को फोर्स कर सकती है कि इसके ऊपर लॉ लेके आओ, स्टेट को बोल सकती है कि इसके ऊपर लॉ लेके आओ, खुद इनिशिएटिव ले सकती है, सेल्फ इनिशिएटिव, ठीक है। सब पब्लिक आपस में मिलके मीटिंग करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू कि सरकार को इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए और बनाना ही पड़ेगा, और वोटिंग में अगर पब्लिक ज्यादा है तो सरकार को उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ेगा, वैसा कानून लाना पड़ेगा। अब प्लेबिसाइड का अर्थ क्या है? प्लेबिसाइड में सेम टू सेम अपना रेफरेंडम जैसा ही होता है, प्लेबिसाइड में सेम टू सेम अपना रेफरेंडम जैसे है, बस बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का है। प्लेबिसाइड ये डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं होता है। इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर स्विट्जरलैंड को बाय चांस किसी देश को कॉन्कर करना है, अपना टेरिटरी को बढ़ाना है, जैसे उसको इटली पे अटैक करना है, तो इटली पे अटैक करने के लिए भी प्लेबिसाइड करना पड़ेगा, मतलब अपने जनता से पूछना पड़ेगा यस या नो। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग, ओके, नॉन बाइंडिंग। अब रिकॉल बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अपने इंडिया में एक बार जो एमएलए बन गया वो 5 साल के लिए डेफिनेटली एमएलए रहेगा ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कोई एमएलए बना, उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वहां का जो जनता है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई जगह ले लेते हैं, ठीक है, ये अपना स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में ये कोई जगह है, ये वाला कोई जगह है, यहाँ पे एक एमएलए आया, ठीक है, इसने काम किया, लेकिन यहाँ की जनता को इस एमएलए का काम पसंद नहीं आया, तो इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, इसको 2 महीने बाद ही निकाल सकते हैं। ये हो गया रिकॉल का ऑप्शन। और ऐसा ये सेम टू सेम स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट के लिए भी कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ इस प्रेसिडेंट को बाहर निकालो, ये हो गया। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडिया में फॉलो होता है, हम खुद जाके लॉ नहीं बना सकते, इसीलिए हमने अपने एमएलए को चुना है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाएंगे, जो अपना स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। अब ये सब एमएलए मिलके अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, सीएम, हम एमपी चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अपना पार्लियामेंट में अपना काम करते हैं, पार्लियामेंट में काम करते हैं, ठीक है। अब सब एमपी मिलके अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमने सरकार को बोला कि हमने आपको चूज किया है, आप जाके हमारे बिहाफ में लॉ बनाओ। अब ये जो लॉ बनाएंगे वो हमें मानना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, ठीक है, ये जो लॉ बनाएंगे ये हमें मानना ही पड़ेगा। हालांकि हम चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट में अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो हमारे लॉ जो उन्होंने लॉ बनाया उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 फार्म बिल लॉ, 3 फार्म बिल लॉ, इसको कैंसिल किया है, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे लॉ है जिनको ये किया गया, ठीक है, जिनको कैंसिल किया गया, तो ये हम कर सकते हैं, ओके। अब ये बाइंडिंग है, लेकिन हम इसको कभी कभी लॉ को डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है, ह्यूज प्रोटेस्ट के कारण। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहीं पे आते हैं अलग अलग सेक्टर, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये अलग अलग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ गए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप अगर 18 साल से ऊपर हो या 35 साल से ऊपर हो तो आप प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े हो सकते हो। इसमें आपको, या आप गरीब हो, काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, इसके ऊपर आपको जज नहीं किया जाएगा। आपका पॉलिटिकल राइट है कि आप प्रेसिडेंट के सीट के लिए लड़ो, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए, जैसे एमपी के लिए, एमपी के पोस्ट के लिए खड़े हो, या सीएम के लिए, एमएलए के पोस्ट के लिए खड़े हो, आप हो सकते हो। ये आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आपका पॉलिटिकल राइट है। अब इकोनॉमिक राइट में क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या है,
आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, ये आपका डेमोक्रेसी है, बिजनेस कर सकते हो, इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लीगल तरीके से कैसे भी इनकम अर्न कर सकते हो। ओके, सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी में आप कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो या फिर आप एसटी हो, एससी हो, ठीक है, आपको इक्वल राइट मिलेगा कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट आपको कहीं पे जॉब में, आपको कोई भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इस जात को बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी होटल वगैरह इस समय जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा कि नहीं तुम चमार हो इसलिए तो हमारे होटल में नहीं आ सकते, ऐसा कहें, अनलेस एंड अनटिल वो स्टेट का पार्ट ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो स्टेट का पार्ट ना हो, ठीक है। ये है अपना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक, कि रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक पहले होता था मोनार्की, एक है अपना मोनार्की और एक है रिपब्लिक, ये है मोनार्की और ये है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जनता द्वारा चुना गया हमारा राजा, हु विल बी अवर किंग, हु विल बी अवर किंग, हु विल बी अवर किंग, ठीक है। हमारा राजा कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे, आई विल बी योर किंग, आई विल बी योर किंग, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारा राजा हूं। ये है अपना मोनार्की, जहां पे डिक्टेटरशिप चलता था, डिक्टेटरशिप चलता था, ठीक है, डिक्टेटरशिप चलता था। फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया। और मोनार्की में देखिए यहाँ पे डिक्टेटरशिप में, लेकिन मोनार्की में एक ही राजा है, ठीक है, अब उसी का लीनिएज चला रहा है, वो राजा है, उसको इलेक्ट किसी ने नहीं किया लेकिन वो राजा पहले से। फॉर एग्जांपल अपना यूके, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में अभी जो प्रिंस चार्ल्स है वो अब किंग चार्ल्स हो गया है, किंग चार्ल्स। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ओके, ये अपना मोनार्की हो गया, मतलब इलेक्ट नहीं हुए बट पहले से सदियों से चले आ रहे हैं वही राजा है, ठीक है। अभी डिक्टेटरशिप भी इसी में आता है। अभी रिपब्लिक, हु विल बी आवर किंग, यहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है, प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, ठीक है। यूएसए के केस में, यूएसए के केस में प्रेसिडेंट के लिए होता है, इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, ठीक है, जिनको हम चुनते हैं, ठीक है। और वो जाके फॉर एग्जांपल है हम एमपीज को चुनते हैं और वो एमपीज जाके अपना कलेक्टिव या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे बात की हुई भी अवर किंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेसिडेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट रूल, इनडायरेक्ट रूल, इनडायरेक्ट रूल, ठीक है। अब डायरेक्ट रूल में अपना आ जाएगा यूएसए का प्रेसिडेंट, यूएसए का प्रेसिडेंट है, यूएसए में प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन प्रेसिडेंट को ज्यादा पावरफुल है, जो भी कोई भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट लेगा। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ये इलेक्टेड है, ठीक है। मतलब जो प्रेसिडेंट है इसको हमने जो एमपी सिलेक्ट किए थे उन एमपीस ने प्रेसिडेंट को वोट करके प्रेसिडेंट को जिताया, मतलब इनडायरेक्टली हम ही नहीं जिताया लेकिन डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के जो करस्पॉन्डेंस रहते हैं, ठीक है, उनको चूज करते हैं, वो जाके अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट हो गया, ये है अपना इनडायरेक्ट रूल, इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे हमारा यूज करते हैं अपना द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट जस्टिस, अभी हमने क्या देखा, जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ओके।
जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे देखिए जस्टिस में क्या है कि आपको किसी भी बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल 15 पढ़ोगे, आर्टिकल 15 पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 15 में मेंशन है कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, आपको इक्वल सबको यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है कि एट एनी कॉस्ट स्टेट आपके साथ चीट नहीं करेगा। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है, सेम, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी, आपको ये इलेक्शन लड़ने का हक है, आपको वोटिंग का राइट है, ठीक है, आपको वोटिंग का राइट है, आप वोट कर सकते हो, ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। आपको ये बोल के नहीं बोलेंगे कि आप चमार हो इसलिए आपको वोट करने का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। सोशल देखिए, सोशल जस्टिस में देखिए, वहीं पे सोशल जस्टिस में आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखिए कि सोशल जस्टिस काम कैसे करता है, पहले आप ये समझिए। देखिए जस्टिस तो सबके लिए है, सॉरी, जस्टिस सबके लिए है, लेकिन कोई भी लोग जो कि मोस्टली अंडर प्रिविलेज को बिलोंग करते हैं, अंडर प्रिविलेज है, ठीक है, पहले से वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, उनका वो लोग पॉवर्टी के ये कैटेगरी में है, ठीक है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार जस्टिस करती है, ठीक है, सरकार जस्टिस करती है आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है। जो एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी को बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा हाई प्रेफरेंस मिलता है। ये हो गया सोशल जस्टिस, हो गया ये सोशल जस्टिस हो रहा है कि आपने आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सुना था एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ सुना था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। मतलब आप देखिए यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है, आप राजा हो, आप राजपूत हो, आप क्षत्रिय हो या आप चमार हो, ठीक है, आप इक्वल हो। मतलब सरकार के पास 3 रुपए है, सपोज 10 रुपए है, ठीक है, वो हर एक को, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो एससी कास्ट को बिलोंग करता हो, चाहे वो ठाकुर हो, ठीक है, राजपूत हो, ठाकुर हो, एससी हो, चमार हो, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या करता है, सबको इक्वली मिलेगा। राजपूत हो तो भी आपको 3 रुपए मिलेगा, ठाकुर हो तो भी 3 मिलेगा, एसटी हो तो भी 3 मिलेगा, चमार हो तो भी 3 मिलेगा। अब लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है, अगर आप राजपूत हो, आप पहले से ही आगे एडवांटेज कैटेगरी में हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, आपको मिलेगा 1 रुपया, ठीक है, एससी को मिलेगा 4 रुपया, एसटी को मिलेगा 5 रुपया। अब हो गया बराबर, ये बराबर हो गया, ये पहले से एडवांटेज ग्रुप में है, ये डिसएडवांटेज में, और ये ज्यादा ही डिसएडवांटेज में, तो इसको 5 रुपए मिला, इसको 4, इसको 1, लेकिन यहाँ पे इसको भी 3 रुपए मिला, इसको भी 3 रुपए मिला, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो यहीं पे जो सोशल जस्टिस है ये अपना इंडिया एम्प्लॉयमेंट के तौर पे करता है कि जो लोग अगर एससी को बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्वेशन देता है, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन देता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर, ओके। अब इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक जस्टिस में भी सेम, सरकार आपको देखिए, एक होता है ना कि जो ज्यादा पैसे कमाता है, वो टैक्स स्लैब में आता है, उसको टैक्स भरना पड़ता है, अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अगर 5 लाख से लेके 10 लाख तक वो कमाता है तो उसका 15% की समथिंग अराउंड 5 to 10% उसको टैक्स भरना पड़ता है। अगर 5 से 10 लाख कमाता है तो उसको 5 से 10 लाख उसको टैक्स भरना पड़ता है। अगर 30 लाख के ऊपर कमाता है तो उसको 15 से 20% का टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। अब जो नहीं कमाते, जो 5 लाख से कम कमाते, फॉर एग्जाम्पल कोई 4 लाख कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं रहता, नो टैक्स, ठीक है, नो टैक्स। तो ये हुआ ना एक इकोनॉमिक जस्टिस, जो कम कमा रहा है सरकार उससे पैसे नहीं ले रही है,
लेकिन यहाँ पे देखिए, हालांकि अभी तो हर जगह पे चल रहा है कि अभी देखिए जैसे मॉडर्निटी बढ़ रहा है, टैक्स की चोरी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सुनने को मिल रहा है इलॉन मस्क के बारे में, ठीक है, कि इलॉन मस्क बीइंग द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ ये टैक्स नहीं भरता, ठीक है, टैक्स नहीं भरता, उसके बोलते टैक्स थेफ्ट, टैक्स की चोरी, ठीक है। ये और ये लीगल तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं, लीगल तरीके से, लीगल टैक्स थेफ्ट, लीगल टैक्स थेफ्ट की चोरी करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे अपना अंबानी भी हो गया या अडानी हो गया, ठीक है, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये लोग लीगली तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे व्हाट इज फेमस नेम, स्कैम 1982 बना था ना, स्कैम 1982 किसके ऊपर बना था, नाम भूल गया मैं। नेक्स्ट लिबर्टी की बात करते हैं। देखिए लिबर्टी मतलब क्या होता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपना जो मन में है, फेथ है, उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सको, ये है अपना लिबर्टी का अर्थ। लिबर्टी ऑफ थॉट, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आप जो भी सोचो उसको पेपर पे लिखो, कहीं लिखो, उसको एक्सप्रेस करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तरह एक्सप्रेस करो, ठीक है, आप कहीं बोलो। आप बिलीफ रख सकते हो किसी भी भगवान, किसी भी धर्म में, ये आपका लिबर्टी है, ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, आप किसी भी भगवान को पूछ सकते हो, ये आपका लिबर्टी है, ठीक है, ये आपका लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, फेथ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ स्पीच, बिलीफ, वर्शिप। आप किसकी भी पूजा कर सकते, मतलब जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे वो आप करो, लेकिन वो लीगल रहना चाहिए, वो कानून की नजर में। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है चोरी करने का तो चोरी करेंगे, ऐसा नहीं। लिबर्टी का अर्थ है आपको अगर कोई फेथ रखना है, कोई धर्म के ऊपर भरोसा रखना है तो आप रख सकते हैं, आपका मन है, आपकी मर्जी। एक्सप्रेशन में मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, मुझे सरकार को क्रिटिसाइज करने का मन कर रहा है कि सरकार ही गलत कर रहा है, मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा, ठीक है, वही एक्सप्रेशन है। ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 25 में दिया हुआ है कि मेरा फेथ और मेरा वर्शिप, फेथ और वर्शिप, मैं किसी भी वर्शिप कर सकता हूँ। आर्टिकल 26 में दिया हुआ है कि मैं अपना जो ये वर्शिप है मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। वही स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, बिलीफ, मैं किसी में बिलीफ रख सकता हूँ, मेरा बिलीफ स्पिरिचुअल रह सकता है, मैं सुपरस्टिशन पे भरोसा रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। ये लिबर्टी मतलब मर्जी, मेरी मर्जी। अब देखिए लिबर्टी के ऊपर यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? हालांकि इसका आंसर मैंने टिक मार्क कर दिया है पहले से ही। तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, मेरा जो भी मन करे मैं करूंगा, लेकिन वो लीगल रहना चाहिए, इलीगल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेरा मन करे आगे बढ़ने का, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, पढ़ने वढ़ने का, जो भी। अब देखिए लिबर्टी के ऊपर एक कंसेप्ट है। 1804 में जब फ्रांस में नेपोलियन रूल कर रहा था, फ्रांस में नेपोलियन रूल कर रहा था, ठीक है, नेपोलियन रूल कर रहा था। अब देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला हुआ है। तो 1804 में नेपोलियन ने फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड रहता है, ब्रदरहुड मतलब सेंस ऑफ यूनिटी, हम सब एक है, इक्वालिटी का भी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब एक है, ठीक है। अब नेपोलियन ने इसको और इसको प्रमोट किया, लेकिन लिबर्टी बोला कि नहीं, तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रख सकते, स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, तुम सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, तो सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नो प्रोटेस्ट, ठीक है, नो प्रोटेस्ट,
लिबर्टी में प्रोटेस्ट भी आता है कि मेरी मर्जी में प्रोटेस्ट करूं सरकार के खिलाफ, तो लिबर्टी में जायज है। लेकिन नेपोलियन ने सब बैन कर दिया था, जबकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला था, लेकिन नेपोलियन ने स्पीच एंड एक्सप्रेशन बैन कर दिया था, ठीक है, प्रोटेस्ट बैन कर दिया था, पब्लिकेशंस बैन कर दिए थे, पब्लिकेशंस बैन कर दिए थे कि जो भी एंटी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो उसको बैन कर दे। आपने वर्नाकुलर एक्ट के बारे में सुना होगा, वर्नाकुलर एक्ट 1878 में आया था, 1878 लिटन लाया था, लिटन, ठीक है, लिटन उस समय का वाइसरॉय था, ठीक है, लिटन लाया था, हालांकि इसको लॉर्ड लिटन बोलते हैं, बट आई डो नॉट कंसिडर हिम कॉलिंग लॉर्ड। तो लिटन लेके आया था, हाँ, इसको रिपन ने बैन किया था, जो उस समय का वाइसरॉय था रिपन, रिपन ने इसको बैन कर दिया था, ठीक है, वर्नाकुलर। ये वर्नाकुलर एक्ट क्या बोलता था? वर्नाकुलर एक्ट बोलता था कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिकेशंस होंगे उसको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है लिबर्टी, ये है लिबर्टी, ओके। नेक्स्ट कम टू इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? अभी मैंने पीछे इक्वालिटी के बारे में बहुत सा डिस्कस किया कि इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, लॉ के ऊपर कोई नहीं। इवन द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब भी लॉ के ऊपर नहीं। लॉ इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, लॉ इज सुप्रीम। कानून सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, सबके लिए समान है। ये अपना इक्वालिटी डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, तो यहां पे बात होती है क्या सच में ऑल आर इक्वल? यहीं पे बात होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है? मैंने बताया ना, एक राजा है, ठीक है, वहीं पे एक चमार है, सिंपल में किंग, SC, ठीक है। अब अगर 5 रुपये है तो इसको भी 2.5 रुपये मिलेंगे, इसको भी 2.5 रुपये मिलेंगे। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है? ये अगर किंग है और ये अगर SC है तो इसको 1 रुपया मिलेगा, इसको 4 रुपये मिलेगा। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत है, इसको ज्यादा जरूरत है। ये अपना USA से है और ये अपना UK से है, ठीक है। इक्वल बिफोर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहीं पे इक्वालिटी ऑल आर इक्वल, लेकिन स्टेट है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट कहीं पे नहीं करेगा। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, स्टेट कहीं पे ये नहीं करेगा। आर्टिकल 14 में अगर आप देखो, आर्टिकल 14, तो यहाँ पे मेंशन है ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 15 में मेंशन है कि अगर स्टेट किसी को रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ये सब के बेस पे जज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन स्टेट क्या फॉलो करता है? इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर SC का बंदा है और ये कोई राजपूत है, राजपूत है, ठीक है, तो SC को रिजर्वेशन देगा, SC को रिजर्वेशन देगा ताकि ये आगे बढ़ सके, क्योंकि इसको उसकी जरूरत है, इसको रिजर्वेशन की जरूरत है। हालांकि अभी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रिजर्वेशन की जरूरत है, ओके। जैसे OBC में आया, OBC में आया नो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, नो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। वैसे बहुत लोग डिमांड करें कि SC ST में भी नो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आए, नो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये अलग मुद्दा है, इस पर नहीं जाते। तो ये SC को भी ज्यादा नीड है ऑफकोर्स। तो यहीं पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहीं पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात होती है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात होगी यहीं पे। यहाँ पे बात हो रही है 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट,
रिजर्वेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। अभी इक्वालिटी में और क्या क्या है, इक्वालिटी में आएगा अपना आर्टिकल 17 भी आएगा, अनटचेबिलिटी, सब इक्वल है। अनटचेबिलिटी, कोई अनटचेबल नहीं है। अगर कोई किंग है और कोई एससी है तो आप इससे भी हाथ मिलाओ, इससे भी हाथ मिलाओ, ठीक है। ये है अपना अनटचेबिलिटी को हटाता है, ठीक है, ये इक्वालिटी है। आर्टिकल 18 में बात करता है जो टाइटल्स है, टाइटल्स बोलते हैं कि मैं हूं राजा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के वंशज से हम बिलोंग करते हैं, या मैं हूं राजा, मेवाड़ का राजा से बिलोंग करते हैं, तो बोलते हैं ना सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, ठाकुर राज प्रताप सिंह। तो ये सब जो टाइटल्स हैं जो दिखाता है कि ये लोग सोशली अपलिफ्टेड है, तो गवर्नमेंट ने वो टाइटल को बैन किया हुआ है कि आप ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकते, आप ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, ओके। कि ये दिखाता हो कि आप बोलते ना कि सूरवीरों को मारने वाला सूरवीर, आप ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकते कि हजारों को मारने वाला 1 लाख, ऐसे टाइटल्स आप यूज नहीं कर सकते। प्रताप जो रहता ना, किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, ये आप किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब फेसबुक, ये इंस्टाग्राम पे चलता है, सब चलता है। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी क्या होता है? व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जहां पे बात होती है इंटेग्रिटी की बात करती है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात। फ्रेटर्निटी यहाँ पे यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात होती है, ठीक है, यूनिटी और इंटेग्रिटी पर यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल आर इक्वल, देश के लिए सब समान है। फ्रेटर्निटी में ब्रदरहुड की बात होती है, इंटेग्रिटी की बात होती है कि देश के प्रति हम प्योर ये रहे, देश के प्रति हम प्योर पैट्रियट रहे, देशभक्त रहे, यूनिटी मेंटेन रखे, यूनिटी मेंटेन रखे। ऐसा बोलते ना कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये साउथ वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर वाले हैं, बट ऑल आर इंडियन, ऑल आर इंडियन, ठीक है। यू आर इंडियन, देन यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, फर्स्ट यू आर इंडियन, फर्स्ट यू आर इंडियन, देन यू आर महाराष्ट्रियन, देन यू आर कर्नाटका, कन्नड़ा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन। ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करना है, ठीक है, ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करना है कि फर्स्ट इंडियन, देन यू आर कन्नड़ा, देन यू आर मराठी, देन यू आर भैया, देन यू आर गुजराती, बट फर्स्ट यू आर इंडियन। ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड ये डेवलप करना है, ठीक है। अब यहीं पे डिस्कस होता है इंटेग्रिटी का, कि देश के प्रति पूरे समर्पित रहे, ब्रदरहुड रखें। अभी यहीं पे आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेशन एंड स्टेट। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है कि इंडिया का स्टेट है, ये इंडिया नेशन है, ठीक है। आपको क्या लगता है इंडिया क्या स्टेट है या नेशन है? इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन। बिकॉज नेशन का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिटी, यूनिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, देश के लिए पूरा समर्पित, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, ठीक है, ब्रदरहुड, कि इंडिया में रहने वाला हर कोई हमारा भाई बहन है, ठीक है, ब्रदरहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड। यहाँ पे लिंग्विस्टिकली हम एक है, हमारा एक लैंग्वेज होगा, ठीक है, हम एक भाषा से प्यार करेंगे, ठीक है, लिंग्विस्टिक, एथनिक, कि हाँ हम इस एथनिक कल्चर को बिलोंग करते हैं, वी आर इंडियन, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। अब देखिए ये सब इंडिया में कहीं कहीं पे मिसिंग है। लिंग्विस्टिक में देखो तो कोई बोलते हैं भावा मराठी बोल, महाराष्ट्र जाता मग मराठी बोलायचं, ठीक है, महाराष्ट्र जाए मग मराठी बोलायचं, ये होता है मराठी में। कोई कन्नड़ा बोलता है कि अगर कर्नाटका में हो तो कन्नड़ा बोलो, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? तमिलनाडु में हो तो तमिल बोलो, ठीक है। एथनिक में बोला जाता है नहीं नहीं हम द्रविडियन को बिलोंग करते हैं, हम द्रविडियन को बिलोंग करते हैं, और तुम बिलोंग करते हो
ऑस्ट्रोलॉइड, आर्यंस, तुम आर्यंस को बिलोंग करते हो, ठीक है। ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड कहीं पे अपना कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, ओके। पैट्रियोटिज्म, कहीं कहीं पे पैट्रियोटिज्म मिसिंग है, फॉर एग्जांपल खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है, जो बोलते नहीं हमें हमारा अलग खालिस्तान चाहिए, ठीक है, जो पाकिस्तान के लिए बना था, जो पहले पाकिस्तान का मुद्दा उठ रहा था 1947 में, तो उनमें पैट्रियोटिज्म नहीं था ना, पैट्रियोटिज्म नहीं था उनमें, इंटेग्रिटी नहीं था, यूनिटी नहीं था। तो इंडिया एक स्टेट हुआ। स्टेट का अर्थ क्या होता है? स्टेट का अर्थ होता है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन हो, इंडिपेंडेंट नेशन हो, इंडिपेंडेंट नेशन हो, ठीक है। और क्या, इंडिपेंडेंट नेशन होने के साथ इसका एक बाउंड्री हो, बाउंड्री हो, इसका अपना गवर्नमेंट सिस्टम चले, गवर्नमेंट सिस्टम चले, इसका हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये होता है स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो अपना इंडिया ये इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सोवर्जन है, ठीक है, सोवर्जन है, बाउंड्री हमारा पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइडेड है, गवर्नमेंट सिस्टम है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी अपने प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन। भारत एक दिन नेशन बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल भारत एक स्टेट है, ठीक है। तो आज का ये यहीं पे हम एंड करते हैं सेशन। ये है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां पे प्रीएम्बल के जो भी कीवर्ड्स है उनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। धन्यवाद।